हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीएसपी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे आपके यूपी नीट थर्ड सेमेस्टर का जो आपका पेपर 5 है, यानी कि आपका सामाजिक अध्ययन। आज जो है, आज से उसकी राजन सीरीज स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, तो आप सभी को पता है आपकी समावेशी शिक्षा और शैक्षिक मूल्यांकन की क्लासेस हो चुकी हैं। आपका मैथ हो गया, विज्ञान हो गया, ये सब आपका सर करा रहे हैं। तो आज से सामाजिक अध्ययन अध्ययन की राजन सीरीज स्टार्ट हो रही है। और आप सभी को क्लासेस कैसी लगी पिछली वाली, कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा। और आज से लगभग आपका मान के चलिए 20 से 25 दिन बाद एग्जाम है। क्योंकि क्या है कि आपको पता है कि अब एग्जाम टलने वाला तो है नहीं, क्योंकि जून के लास्ट वीक में या जुलाई के फर्स्ट वीक में एग्जाम तो होता ही है। इससे ना आगे होगा, इससे ना पीछे होगा। तो इस वजह से अब एग्जाम की तैयारी में आप लोग जुट जाइए। टाइम वेस्ट करेंगे तो आप ही का लॉस होगा, बैग के साथ फिर समय का वेस्ट होगा। तो बैग ना हो, इस बैग ना लगे, इससे अच्छा है कि अभी थोड़ा मेहनत करके पढ़ लिया जाए। तो देखिएगा, आपके राजन सीरीज कराया जा रहा है, और जो बच्चे नहीं पढ़े हैं उनके लिए एक यही सबसे आसान वे है कि पहले तो आप एक बार क्लास कर लीजिए, सीरीज को ले लीजिए, और फिर साथ में जहां पे जो जरूरी लगे वहां लिखते जाइए, और जो गलत भी हो उसको करेक्शन करते जाइए। एक बार क्लास करने के बाद फिर आप 2-3 बार सीरीज को रिवाइज कर लेंगे तो चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न है। तो सामाजिक अध्ययन, अब तो आप लोग थर्ड सेमेस्टर में पहुंच गए हैं, आपको पता ही चल गया है कि आपका टोटल सामाजिक अध्ययन 50 नंबर का होता है, जिसमें से आपका 15 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न आता है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? यानी पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो देखिएगा, आपका पानीपत का जो प्रथम युद्ध है ना, वो 1526 में हुआ था। कब हुआ था? 1526 में हुआ था। और किसके किसके बीच हुआ था? तो आपके इब्राहिम लोदी, ठीक, इब्राहिम लोदी और आपके बाबर के बीच हुआ था। ठीक, आपका जो पानीपत का प्रथम युद्ध है वो आपका इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था, और जिस इस युद्ध में आपका बाबर ही विजयी हुआ था। ठीक, कौन विजयी हुआ था? बाबर विजयी हुआ था। अब यहाँ पे देख लीजिएगा, पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है वो आपके 1556 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1556 ईस्वी में। और किसके किसके बीच? आपके हेमू यानी हेमचंद्र विक्रमादित्य और आपके अकबर के बीच। ठीक है, और अकबर के बीच हुआ था। और इस युद्ध में जो विजयी हुआ था वो आपके अकबर हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों क्लियर हो गया। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, जिसमें क्या होता है कि आपका बाबर विजयी होता है। और पानीपत का जो द्वितीय युद्ध है वो 1556 ईस्वी में हुआ था, हेमू और अकबर के बीच में, जिसमें आपका अकबर जो है वो विजयी। ठीक, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जहांगीर के बचपन का नाम था? तो जहांगीर के बचपन का नाम आपका सलीम था। 2023 के सारे क्वेश्चन है। ठीक है, जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? सलीम था। अगला क्वेश्चन है आपका, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो शिवाजी की जो राजधानी थी ना वो रायगढ़ थी। कहाँ थी? रायगढ़ थी। अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा आपका भारत 1498 ईस्वी में आया था। कब आया था? 1498 ईस्वी में आया था। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रेयरी घास का मैदान है? तो प्रेयरी जो है ना वो आपके उत्तरी अमेरिका में जो घास का मैदान है वही आपकी प्रेयरी है। अगला क्वेश्चन है, नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो आपका जो नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र है वो आपके उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। विश्व के प्रमुख मत्स्य पकड़ क्षेत्र पाए जाते हैं? तो आपके जो विश्व के प्रमुख मत्स्य पकड़ क्षेत्र है ना वो 40 डिग्री से 50 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है वहां पे ज्यादा पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश है? तो समझिएगा पहले यहाँ पे कि सबसे ज्यादा जो मछली पकड़ने वाला देश है ना, नंबर 1 पे आपका चीन है। कौन है? चीन है। ठीक,
और आपके नंबर 2 पे आपका जापान है। यहाँ पे आपको इसलिए बता दिया जा रहा है, मान लीजिए ऑप्शन में जापान ना देके चीन दे दिया तो आप क्या करेंगे। तो नंबर 1 पे आपका चीन है, नंबर 2 पे जापान है, और आपके ऑप्शन में दिया हुआ है संयुक्त राज्य अमेरिका, नॉर्वे, ग्रेट ब्रिटेन। तो आपका जापान आंसर यहाँ पे सही होगा। अगर चीन होता तो चीन सही होता। चीन आपका पहले नंबर पे है, सबसे ज्यादा मछली पकड़ने वाला देश में, और जापान आपका सेकंड नंबर पे है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। पूछ रहा है क्वेश्चन में कि इसमें कौन सा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। तो आपका पवन ऊर्जा जो है वो अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। इसको ऐसे समझा करिए, जो पारंपरिक है वो समझ लीजिए नेचुरल है, ठीक। यानी बिल्कुल प्रकृति क्या है, इसको हम अपने हाथों से बना नहीं सकते। हालांकि कोयला, जल विद्युत, पेट्रोलियम, ये भी नेचुरल की जो चीजें होती हैं उसी की हेल्प से बनाया जाता है, बट इन फॉर्म अगर हम देखें तो बिल्कुल नेचुरल, जैसे पवन ऊर्जा हो गया, सनलाइट हो गया, ये सब क्या है, बिल्कुल नेचुरल है, तो वो पारंपरिक है ना। और आपका अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत पूछ रहा है, तो आपका पवन ऊर्जा क्या है, अपारंपरिक स्रोत है, ठीक। सॉरी, मैंने आपको अपोजिट बता दिया, चीजों को फिर से थोड़ा समझ लीजिएगा, कंफ्यूजन ना हो आपको। पारंपरिक हो गया आपका, तो ये आपकी नेचुरल से बनी चीजें होती हैं, और जो अपारंपरिक होता है वो बिल्कुल नेचुरल चीजें होती हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन संपूर्ति संसाधन नहीं है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा आपका संपूर्ति संसाधन नहीं है। तो कोयला जो है वो आपका संपूर्ति संसाधन नहीं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो आपका रिजर्व जो बैंक है उसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था ना, वो 1 जनवरी 1949 को हुआ था। कब हुआ था, 1 जनवरी 1949 को। अगला क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय बैंक है, तो हमारे भारत का जो सेंट्रल बैंक है यानी केंद्रीय बैंक है वो आपका रिजर्व बैंक है। कौन सा बैंक है, रिजर्व बैंक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। 18 और 23 में पूछा हुआ है, रानीगंज कोयला क्षेत्र स्थित है। तो आपका जो रानीगंज कोयला क्षेत्र है ना, वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ स्थित है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, परमाणु शक्ति का महत्वपूर्ण केंद्र स्थित है। तो आपका जो परमाणु शक्ति का महत्वपूर्ण केंद्र है ना, वो आपके तारापुर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, आपके तारापुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मुंबई हाई क्या है। मुंबई हाई क्या है, तो आपका जो मुंबई हाई है ना, ये खनिज तेल क्षेत्र है। मुंबई में जो खनिज तेल क्षेत्र है वही आपका मुंबई हाई है। अगला क्वेश्चन है, आणविक खनिजों में कौन सम्मिलित नहीं है। यानी आपके आणविक खनिज में कौन से नहीं सम्मिलित है, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो आपके यूरेनियम, थोरियम, जिरकन, ये सब आणविक खनिज है, लेकिन आपका जिप्सम जो है वो आणविक खनिज नहीं है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में तेल शोधनशाला कहाँ पर स्थित है। तो उत्तर प्रदेश में तेल शोधनशाला जो है आपका वो मथुरा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, मथुरा में स्थित है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। तो आपका जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं वो आपके राष्ट्रपति जी करते हैं। कौन करते हैं, राष्ट्रपति जी करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई मंत्री अपना पद ग्रहण करते समय संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है तो उसे कितने माह में सदस्य की संसद की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ती है। फिर से क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, यदि कोई मंत्री, ठीक, अपना पद ग्रहण करते समय संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है तो उसे कितने माह में संसद की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ती है। कहने का मतलब है कि अगर कोई मंत्री है, वो पद ग्रहण करते समय अगर वो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो उसे कितनी माह में संसद की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ती है। तो आपके 6 माह में, ठीक है, कितने माह में, 6 मंथ में। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो आपके भारत के प्रथम प्रधानमंत्री आपके जवाहरलाल नेहरू जी थे, ठीक। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। तो आपकी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। कौन थी, इंदिरा गांधी जी, ठीक। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री परिषद उत्तरदायी होती है। तो आपकी जो केंद्रीय मंत्री परिषद होती है ना, वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। किसके प्रति उत्तरदायी होती है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला क्वेश्चन है,
भारतीय संसद के दो सदनों के नाम है। तो आपके जो भारतीय संसद के दो सदन है वो आपके लोकसभा एवं राज्यसभा है। कौन से हैं? लोकसभा एवं राज्यसभा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। दो सदनों के अतिरिक्त संसद का एक अंग है। देखिए संसद के आपके तीन अंग है, ठीक, तीन अंग है। पहला तो आपका राज्यसभा, लोकसभा और तीसरा आपका कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, ठीक, राष्ट्रपति होता है। आपके सदन तीन मिलके बने हुए हैं, लोकसभा, राज्यसभा और आपके राष्ट्रपति, यही आपके संसद है। अगला है आपका निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? तो आपसे पूछ रहा है अप्रत्यक्ष कर क्या है? तो आपका जो सीमा शुल्क होता है ना वो आपका अप्रत्यक्ष कर, ठीक। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है यानी डायरेक्ट टैक्स कौन सा है? तो आपका जो आयकर होता है, इनकम टैक्स जो होता है वो आपका प्रत्यक्ष कर है। जब ये प्रत्यक्ष कर हो गया तो आपका उत्पादन कर, व्यापक व्यापार कर और सीमा शुल्क ये सब क्या हो गया? अप्रत्यक्ष कर हो गया, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। बाबरनामा बाबर द्वारा लिखित एक क्या है? तो बाबरनामा जो है वो बाबर के द्वारा लिखित एक जो है आम आत्मकथा है। बाबर ने अपनी कथा को खुद लिखा है जो कि बाबरनामा है, ठीक। बाबरनामा द्वारा जो बाबर द्वारा जो बाबरनामा लिखी गई है वो बाबर की आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन है मैंने एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का साम्राज्य लगभग खो दिया था, यह शब्द शेरशाह ने कब कहे थे? हालांकि ऐसे क्वेश्चन पूछते नहीं है, ठीक है, फिर भी देख लेते हैं। तो आपके मालदेव से युद्ध करने के बाद जो है आपका शेरशाह ने ये शब्द कहे थे। अगला क्वेश्चन है आपका इबादत खाना का निर्माण कराया था। तो इबादत खाना का निर्माण आपके अकबर ने कराया था। किसने कराया था? अकबर ने कराया था। चलिए अगला क्वेश्चन है मराठों का सर्वाधिक उत्थान। तो आपको पता होगा कि आज भी आपके महाराष्ट्र में मुंबई में शिवाजी को कितना सब पूजते हैं, कितना सब मानते हैं, है ना। तो मराठों का जो सर्वाधिक उत्थान हुआ था ना वो आपके शिवाजी के शासन काल में हुआ था। किसके काल में हुआ था? शिवाजी के शासन काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है विलय नीति का संबंध है। तो आपके विलय नीति का संबंध आपके डलहौजी से है। किससे है? डलहौजी से, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मौद्रिक नीति का संचालन करता है। तो भारत में आपके मौद्रिक नीति का संचालन आपका रिजर्व बैंक करता है। कौन करता है? रिजर्व बैंक करता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे भारत में विदेशी व्यापार पर नियंत्रण कौन सा बैंक करता है? तो आपका रिजर्व बैंक ही करेगा। देखिएगा आपका जो रिजर्व बैंक है वही आपके नेशनल लेवल पे यानी ये आपका सेंट्रल बैंक है, सॉरी सेंट्रल बैंक है, तो ये सभी चीजों पे यही कंट्रोल रखेगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है विश्व का प्रथम सौर बिजली घर भारत के किस नगर में स्थापित है? तो विश्व का जो प्रथम सौर बिजली घर है ना वो भारत के हैदराबाद नगर में स्थापित है। अगला क्वेश्चन है तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? तो आपका जो तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है वो आपके महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में है? तो आपका जो डिगबोई तेल क्षेत्र है ना वो आपके असम में है। असम राज्य में आपके डिगबोई तेल क्षेत्र स्थित है। अगला क्वेश्चन है लोकसभा के अध्यक्ष का पद नाम क्या है? तो लोकसभा के अध्यक्ष का पद नाम आपका स्पीकर है, ठीक, क्या है? स्पीकर है। लोकसभा के अध्यक्ष का पद नाम आपका स्पीकर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे लोकसभा के लिए राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय से कितने सदस्यों की नियुक्ति कर सकता है? तो आपके दो सदस्यों की नियुक्ति आपकी राष्ट्रपति लोकसभा के आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए दो सदस्यों की नियुक्ति कर सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे भारत में कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां निहित हैं। आपके जो है भारत में कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां जो निहित है ना वो आपके प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद में निहित है। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, ठीक। अगला क्वेश्चन है भारतीय संसद का प्रमुख कार्य क्या है? तो आपके भारतीय संसद का प्रमुख कार्य है
बजट पारित करना। क्या है? बजट पारित करना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपका 19 और 23 में पूछा हुआ है। अकबर के दरबार के प्रमुख संगीतकार थे। तो अकबर के दरबार के जो प्रमुख संगीतकार थे वो आपके तानसेन थे। कौन थे? तानसेन थे। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया? तो देखिए यहाँ पे सभी बाबर है, तो प्रथम युद्ध की बात कर रहा है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें से आपका बाबर विजयी हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला तथा क्लाइव के बीच लड़ा गया युद्ध आपका प्लासी का युद्ध था 1757 में। ठीक, अगला क्वेश्चन है, सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। तो आपका जो सहायक संधि प्रणाली है ना, इसका प्रयोग आपके लॉर्ड वेलेजली ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड वेलेजली ने किया था। 2023 में पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गिर वन कहाँ स्थित है? तो आपका जो गिर वन है वो आपका गुजरात में स्थित है। कहाँ पे? गुजरात। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, रबड़ किस प्रकार के वनों का वृक्ष है? तो जो रबड़ है वो आपका सदाबहार वन का वृक्ष है। ठीक, यानी सदाबहार वनों का वृक्ष आपका रबड़ है, या ये कह सकते हैं जो रबड़ है वो आपके सदाबहार वनों का वृक्ष है। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन संबंधित है। तो चिपको आंदोलन आपका वनों की रक्षा हेतु संबंधित है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, केंद्र सूची का विषय नहीं है। तो केंद्र सूची का जो विषय नहीं है पूछ रहा है, तो आपका शिक्षा जो है वो केंद्र सूची का विषय नहीं है, शिक्षा आपका समवर्ती सूची का विषय है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु होनी चाहिए। तो राज्यसभा की जो है सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और लोकसभा के लिए 25 वर्ष। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार नहीं है? तो संकटकालीन स्थिति की घोषणा करना ये तो है, विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति व पदच्युत करना ये भी है, संसद को भंग करना तथा नए चुनाव के लिए आदेश देना ये भी है, लोकसभा के सदस्यों की नियुक्ति व पदच्युत करना ये आपका राष्ट्रपति का अधिकार नहीं है। ठीक, तो आपका ये आंसर सही। भारत का प्रथम नागरिक होता है, तो जो राष्ट्रपति होता है ना वही आपका भारत का जो है वो नागरिक होता है, यानी प्रथम नागरिक। अगला क्वेश्चन है, सर्दियों में अंटार्कटिका में अंधेरा रहता है। तो सर्दियों में जो अंटार्कटिका है वहां पे लगभग 24 घंटे अंधेरा रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, अबीर गुलाल में उड़ता हुआ जो हल्का रंगीन पदार्थ है वो क्या है? तो वो आपका अभ्रक होता है। क्या होता है? अभ्रक होता है। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक के कैगा में स्थित है। तो कर्नाटक में जो कैगा में स्थित है ना वो आपका परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र है। क्या है आपका? परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र। अगला क्वेश्चन है आपका 2023 में पूछा हुआ है, भारत में डाक प्रणाली प्रारंभ हुई थी। तो आपके सन 1866 में आपकी डाक प्रणाली प्रारंभ हुई थी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंटरनेट पर प्रयोग किए जाने वाले www का विस्तारित रूप है। तो वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो www का विस्तारित रूप है। अगला क्वेश्चन है, कन्नौज के युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ क्योंकि शेरशाह की सेना अधिक शक्तिशाली थी। हुमायूं की सेना ने बगावत कर दी। हुमायूं की युद्ध करने की पद्धति अच्छी नहीं थी, बल्कि आपके क्या था कि बरसात हो जाने के कारण युद्ध में जो तोपखाना थे ना वो सही से काम ही नहीं कर रहे थे, इसीलिए हुमायूं कन्नौज में जो है पराजित हो जाता है, कन्नौज के युद्ध में। ठीक, अगला है आपका, रैंच कहते हैं। तो रैंच क्या होता है? जो पशु के बाड़े होते हैं ना, पशुओं के जो बाड़े होते हैं उन्हीं को रैंच कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वित्त विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। तो वित्त विधेयक जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपके लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ है? तो शेख सलीम चिश्ती का मकबरा आपके फतेहपुर सिकरी में है। कहाँ पे है? फतेहपुर सिकरी में है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय आपके जिनेवा में है। कहाँ पे है? जिनेवा में है। अगला क्वेश्चन है, धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया? तो जर्मनी ने आपके धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी?
तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 में हुई थी। ठीक। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे प्राचीन देश कौन है? तो आपका जापान जो है वो विश्व का सबसे प्राचीन देश है। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, कपास का जो रेशा है वो पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो जो कपास का रेशा है ना वो पौधे के फल के भाग से जो है वो प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है 18 में पूछा हुआ है, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया था? तो आपके शेरशाह जी ने जीटी रोड यानी ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेज तथा फ्रांसीसियों के मध्य कर्नाटक में कितने युद्ध हुए थे? तो टोटल आपके 3 युद्ध हुए थे। ठीक है, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य टोटल आपके 3 युद्ध हुए। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के संस्थापक थे? तो भारत में आपके अंग्रेजी साम्राज्य के संस्थापक आपका लॉर्ड क्लाइव था। कौन था? लॉर्ड क्लाइव था। ठीक है, तो देखिए आज हमने 69 क्वेश्चन किए हैं विथ क्विक रिवीजन, एक तरह से कह सकते हैं। बार बार एक दो बार वीडियो देखेंगे ना, एक बार दो बार तीन बार, तो चीजें आपको याद हो जाएंगी। जब आप क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो तुरंत आपको आंसर आपके माइंड में टिक हो जाएगा। बस ये है कि आप 3-4 बार क्लासेस को कंटिन्यू कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अब कल की क्लास में, और फिर हम 70 से कंटिन्यू करेंगे। क्लास कैसी लगी कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और लाइक तो बनता ही है हमारे मेहनत के लिए। और कमेंट करिएगा क्लास अच्छी लगी, खराब लगी, समझ में आया, नहीं समझ में आया, कोई परिवर्तन चाहिए, कोई भी फीडबैक के लिए आप कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। फिर आप मन लगा के पढ़ाई करते रहिए, एग्जाम में अच्छे नंबर लाना है, क्योंकि परसेंटेज अच्छे बनेंगे तो आपको सुपर टेट में भी जो है बेनिफिट मिलेगा। तो फिर क्लास को यही एंड करें, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।